सब लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों की जो संपूर्ण मैथ फार्मूला की गणित है उसके जो आपके सूत्र हैं यानी संपूर्ण जो सूत्र हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये आपका वीडियो नंबर 1 है यानी हम 2 पार्ट में आपको बताएं। पूरी गणित को आपको आधे पार्ट 1 में बताएंगे और इसके बाद पार्ट 2 में। तो आज आपका ये पार्ट 1 है जो अच्छे से आपको बताएंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक यानी निर्देशांक ज्यामिति तक आपके इसी वीडियो पर पूरे फार्मूले आपको बताएंगे। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अच्छे से एक एक पॉइंट को एक एक सूत्र को अच्छे से नोट करते चलें। ये आपका पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, को लास्ट तक देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएँ, ठीक है। वास्तविक संख्याएँ, उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। उसमें क्या होता है, फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1, इस प्रकार से आपका ये फलन होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, बहुपद का एक फलन, एक बहुपद है ये आपका, एक क्या है, बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए शून्य क्या होते हैं, तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी इसी को हम बोल सकते हैं बी क्या है, अचर पद, तो अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक क्या है, ए, तो एक्स का गुणांक, ठीक। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के लिए यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वल नॉट जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो ये आपका ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण फिर नहीं रहेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल नॉट जीरो में देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, या इस प्रकार से याद रखें कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ पर क्या लिखा, बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो इसको याद रखें या इसको, ठीक। इसीलिए हमने दोनों आपको लिखाया है। यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। आपके दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं द्विघात बहुपद के लिए। नंबर 3 त्रिघात बहुपद के लिए, जिसमें कितनी घात हो, 3, तो उसके लिए क्या होता है, ये देखिए त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, या माइनस बी अपॉन ए, इसमें से आप क्या रखेंगे, ये माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक या सी अपॉन ए। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए उसी के नीचे से फिर यानी यहाँ तक लिखा था उसके ऊपर से देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी माइनस डी अपॉन ए। अब देखिए ये तो बात हुई द्विघात बनाने की, अब आती है शून्यकों से त्रिघात, द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। तब आप किस प्रकार से करेंगे, किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब द्विघात बहुपद, तब आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो आपको ये फार्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर आता है किसी त्रिघात बहुपद के लिए शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है तब त्रिघात बहुपद किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये आपका फार्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा गामा, ठीक। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रखना यानी शून्यकों का योगफल, यहाँ पर गुणनफल, और एक आपका ये वाला जो मान यहाँ पर, ठीक। ये तो बात हुई चैप्टर नंबर 2। अब आपका आता है चैप्टर 3 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके देखिए क्या क्या पॉइंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ठीक। ये आपके दो समीकरण दिए जाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि सवाल में इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये है, जब किसी निकाय संगत या अद्वितीय हल या केवल एक बिंदु पर मिलती अथवा प्रतिच्छेद करती हों तब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से मान लीजिए आपकी एक लाइन इधर से कट कर गई और एक लाइन इधर, तो ये जो बिंदु आया इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु या निकाय संगत है। तो आपका ये पॉइंट, ये हुआ पहला पॉइंट। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। कंडीशन आपको बताई थी, दूसरी कंडीशन क्या है, जब समीकरण युग्म संपाती अनंत हल हो तब कंडीशन क्या लगाएं। देखिए संपाती का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर इसका ग्राफ खींच रहा हूँ, मान लीजिए आपकी पहली रेखा ये, इसी के ऊपर सेम दूसरी रेखा हो उसे बोलते हैं संपाती, ठीक। तो उसकी कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसके बाद लास्ट और थर्ड पॉइंट आता है,
जब समीकरण युग्म समांतर रेखा, कोई हल नहीं या निकाय असंगत हो तब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। ये इसका होता है ग्राफ। इसके बाद देखिए नोट में लिख दिया है समीकरण हल करने की विधियाँ। कितनी विधियाँ हैं, देखिए आलेखी विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये विधियाँ हैं। ठीक, इनको जब सवाल लगाते हैं तभी समझाया जाता है। तो चलिए ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त, यानी थर्ड चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए चौथा चैप्टर देखिए। चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। उसमें ओनली इतने ही फार्मूले हैं, इसको आपको अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है और अच्छे से समझना है। देखिए इधर से नोट करना है द्विघात समीकरण, कहाँ, इधर से। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है, यानी a इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। ठीक, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a बराबर अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी अचर पद गुणांक। ठीक, यहाँ पर देखिए श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र इसी को बोलते हैं। क्या है, x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन में क्या है 2a। ठीक, इसके बाद इसके इधर फार्मूला आता है विवितकर। क्या आता है, विवितकर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ये विवितकर का फार्मूला है, क्या, d बराबर b² - 4ac। इसके बाद आता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी d का मान अगर प्लस आ जाए यानी ग्रेटर देन, तो मूल कैसे होते, वास्तविक। d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे, d का मान माइनस आ जाए तो मूल होते हैं काल्पनिक। d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, समान। तो चलिए आपका ये चैप्टर 4 हुआ। अब बता दें चैप्टर 5। तो देखिए अब आपका चैप्टर आता है 5 यानी समांतर श्रेणी। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है यानी समांतर श्रेणियाँ। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, इसी प्रकार से चलती चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे बोल दिया कि समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, tn बराबर a + n - 1 × d। इसके बाद है जब अंतिम पद l हो तब क्या होगा, तो l बराबर a + n - 1 × d। नोट में लिख लीजिए जब समांतर श्रेणी के 3 पद समांतर श्रेणी में हों तब, मान लीजिए 3 पद कौन से, a b c, ये आपके समांतर श्रेणी में है, तो सूत्र क्या होता है, 2b बराबर a + c, यानी इसका 2 गुना और इन दोनों का योग के बराबर। ठीक, इसके बाद होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब बात आती है यहाँ पर देखिए क्या nवां पद था, यहाँ क्या n पदों का योग। इन बातों को याद रखें। ठीक, जब भी आपसे बोला जाए n पदों का योग तो क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ठीक, या Sn बराबर n/2 a + tn जो आप यहाँ से निकालेंगे, आप इसको याद रखें या इसको। इसके बाद आता है जब अंतिम पद l हो तब योग। देखिए यहाँ पर भी था, जब अंतिम पद l हो तब क्या लगाएंगे, लेकिन जब बोल दिया जाए अंतिम पद l है तब योग बताइए, तब आप ये फार्मूला Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l। ठीक, इसके बाद आता है समांतर श्रेणी के n पदों में से nवां पद ज्ञात करना हो तो होता है tn बराबर Sn - Sn-1। यहाँ पर कितना लिखा, 1। ठीक, तो ये आपका चैप्टर हुआ 5 से, ये आपका चैप्टर 5 हुआ। अब देखते हैं चैप्टर 6। देखिए अब आपका चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं त्रिभुज में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में कैसे त्रिभुज हैं, ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज हैं। बस क्या होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक, इसके बाद देखिए त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक, कसौटियाँ क्या क्या हैं, कोण कोण कोण, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी ए से लिखते हैं। ठीक, इसमें क्या है मतलब कि ये एंगल इसके बराबर और दो कोण, अगर दो त्रिभुज के कोणों का जो मतलब है बराबर होना चाहिए। देखिए ये दोनों कोण और ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक कैसा होगा, बराबर। ठीक, यहाँ पर देखिए कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, इस प्रकार से लिखा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। इसमें भी दो त्रिभुज, ये छोटा और ये बड़ा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस त्रिभुज के बराबर कौन सा, ये त्रिभुज है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है कि एक त्रिभुज है जिस BC के समांतर एक भुजा कौन सी है, देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, BC समांतर क्या है, DE, ये भुजा इसके समांतर है, ये DE भुजा BC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है कि AD/DB और AE/EC, ये आपके पॉइंट। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो देखिए 7वां चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले उसमें फार्मूला क्या आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या होता है, AB बराबर √(x2 - x1) का, यहाँ देखिए x1 का
होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो क्या होता है P बराबर x1 प्लस x2 अपॉन टू बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू। इसके बाद देखिए रेखाखंड जब अंतः विभाजन करे तब सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन बटे m1 प्लस m2। देखिए रेखाखंड जब अंतः विभाजन करे तब आप ये लगाएंगे, जब बाह्य विभाजन करे रेखाखंड जब क्या करे बाह्य विभाजन, तो जहाँ प्लस है जहाँ पर प्लस है वहाँ क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस आएगा। ठीक, m1 x2 माइनस m2 x1 m1 बाई टू माइनस m2 बाई वन, मतलब इसी प्रकार से इसका ये फार्मूला है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, बस इतना याद रखना, अंता में प्लस बाह्य में माइनस। इसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1 कोष्टक बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 कोष्टक बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 कोष्टक में बाई वन माइनस बाई टू। देखिए त्रिभुज का केंद्रक, यानी त्रिभुज का केंद्रक जब भी आपसे बोला जाए कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए इस प्रकार से, और आपसे इसके पॉइंट पूछ दिए बताइए इसके पॉइंट क्या होंगे, तो आपको फार्मूला याद रखना है P बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन थ्री बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री अपॉन थ्री। इसके बाद एक नोट पॉइंट आता है, यदि तीन बिंदु संरेख हैं, कैसे संरेख या एक रेखा पर स्थित, कभी कभी क्या कहता है कि तीन बिंदु संरेख हैं, कभी कभी बोल देता है कि तीन बिंदु संरेख हैं, या कभी कभी बोल देता है एक रेखा पर स्थित हैं। बिंदु क्या है एक रेखा पर स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है शून्य। मतलब ये जो आपका फार्मूला है यहाँ पर त्रिभुज जहाँ लिखा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या रख देंगे शून्य, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपके संपूर्ण जो मैथ के फार्मूले चल रहे हैं इसमें ये पार्ट 1 था जिसमें आपको 7 चैप्टर तक हमने कराए हैं। इसके आगे के आपको पार्ट सेकंड में मिलेंगे। ठीक, यानी चैप्टर नंबर 8 से लेकर जहाँ तक आपकी प्रायिकता तक जितने भी चैप्टर हैं वो आपको पार्ट सेकंड में मिलेंगे। तब तक आप इन्हीं सूत्र को अपनी कॉपी पर लिखकर बढ़िया से याद करें। चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड पर, तब तक आप इनको याद करें। ये आपका था पार्ट नंबर 1।